नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। और आज हम बात करेंगे इसके भाग 3 के विषय में। भाग 1 में हमने बात करी थी कि अम्ल, क्षार और सूचक क्या होते हैं और सूचकों की भूमिका अम्ल और क्षारों में क्या होती है। भाग 2 में हमने बात करी थी अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणों के विषय में। और आज हम बात कर रहे हैं भाग 3 के विषय में, जिसका नाम है क्षारों की अभिक्रिया। इस वीडियो से आप एक योग्यता का विकास करेंगे, और वो योग्यता क्या है, आज हम सीखेंगे कि ये जो क्षार है वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को और बात करते हैं क्षारों की अभिक्रियाओं के विषय में। तो भाई, जो क्षार हैं वो आपका क्या करेंगे, जितनी आपके रासायनिक अभिक्रिया करेंगे उतनी ही उनके रासायनिक गुणों का विकास होगा और वही वो उनके रासायनिक गुण कहलाएंगे। तो जो क्षार है हमारे पास 4 तरीके की अभिक्रिया कर रहे हैं। किस किस के साथ भाई? ये जो क्षार है ये आपका धातु के साथ काम कर रहा है, फिर क्षार आपका अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, क्षार काम कर रहा है अम्लों के साथ, जैसे अम्ल ने काम किया था क्षारों के साथ, और फिर क्षार की अभिक्रिया हम कराएंगे जल के साथ। इन चारों अभिक्रियाओं को कराने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें क्या प्रेक्षण मिला, क्या निष्कर्ष मिला। बात समझ में आ गई? तो क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले क्षारों की धातु के साथ जो अभिक्रिया होती है उससे। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्रियाकलाप है। बिना प्रयोगों के तो हम क्या करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो देखो भाई, धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया करानी है और पहला जो प्रयोग है वो क्या कह रहा है कि दानेदार जिंक की अभिक्रिया किससे करानी है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको करानी है और देखना है कि क्या प्रेक्षण हमको मिलता है। तो भाई हम देख लेते हैं। दानेदार जिंक का मतलब हो गया है आपका जिंक चूर्ण या फिर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। इसकी अभिक्रिया आप करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि क्या है, आपका क्षार है, वो भी प्रबल क्षार है। बात समझ में आ गई? अब हमको उत्पाद में क्या मिलता है, एक लवण मिलता है जिसका नाम है आपका सोडियम जिंकेट, और आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस। यानी ये तो कौन है, आपका लवण है भाई, ठीक। और इस लवण का नाम क्या है? लवण का नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है भाई, बोलो मेरे साथ, सोडियम जिंकेट। ठीक भाई, अब हमें ये देखना है कि क्षार ने धातु से अभिक्रिया करी तो लवण और हाइड्रोजन दे दिया, लवण का नाम हो गया है सोडियम जिंकेट। अब प्रश्न बनता है एक कि मैम पहले तो ये बताओ कि ये जो आपने लवण बनाया है ये लवण बना कैसे? ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 2 बनती है कि भाई ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे निकली, यानी कि कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन ही निकली है। क्या पता CO2 निकल जाए, क्या पता ऑक्सीजन निकल जाए, तो ये तो चेक करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन निकली है या कौन सी गैस निकली है। बात समझ में आ गई भाई? पहला प्रश्न कहता है कि ये जो लवण है ये कैसे बना, वो समझा दीजिए, और दूसरा ये बता दीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है इसे कैसे परखेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही इस प्रयोग में बाहर निकलती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करो, आप अगली स्लाइड पर समझो, ठीक। हम क्या करेंगे, ये जिंक ले लेंगे, ठीक है। जिंक की अभिक्रिया आपको करानी है NaOH के साथ, तो आप 2 NaOH ले लो, यानी 2 चम्मच NaOH ले लो, और इस H को भी आप इस तरीके से खोल के लिख लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो बनता क्या है, Na2, ठीक, और O भी 2, और क्रिया हो जाती है आपकी जिंक के साथ। तो देखो बन गया क्या, यही उत्पाद हमें मिल रहा था कि Na तो आपके पास 2 थे, फिर जिंक था और फिर ऑक्सीजन था। अब ये जो बची है ये कौन है भाई? हाइड्रोजन गैस है जो कि बाहर निकल जाती है। बात आ गई समझ में? तो पहला जो आपका प्रश्न था वो हमें समझ में आ गया है
कि ये जो पहला प्रश्न है ये कैसे सॉल्व हुआ कि भाई आपका लवण कैसे बना, इसके 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे, इसके 2 अणु हम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि मैम बताओ कि हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, ये कैसे साबित होगा। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, ये हम प्रयोग से सिद्ध करेंगे। हम क्या करेंगे, एक परख नली को लेंगे, ले लिया, इस परख नली में हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कुछ बूंदे हम इसकी डाल देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया है NaOH। दानेदार जिंक के टुकड़े लेंगे, यानी दानेदार जिंक का मतलब हो गया जिंक। अब आपने ये दोनों को परख नली में डाल दिया, जैसे ही आपने इन्हें परख नली में डाला तो इन दोनों के बीच क्या हुई, अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया से एक गैस बाहर निकली और ये जो गैस है वो इसके थ्रू, ये कौन है आपकी प्रभा नली, प्रभा नली के द्वारा गैस जो है हमने लगाया है साबुन के विलयन का एक बर्तन। तो भाई ये जो प्रभा नली है ये क्या होगी, इसके द्वारा आपकी जो गैस है वो कहाँ आ जाएगी, इस विलयन में आ जाएगी। जैसे ही विलयन में आएगी तो क्या होगा, बुलबुले निकलेंगे बाहर, जैसे ये निकल रहे हैं बुलबुले। आप क्या करना, जैसे ही बुलबुले निकले, जलती हुई मोमबत्ती क्या करना, बुलबुलों के पास ले आना। जैसे ही आप जलती हुई मोमबत्ती बुलबुलों के पास लाओगे, आपको एक आवाज सुनाई देगी और आवाज होगी फटफट की। इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। बात आ गई समझ में, क्योंकि जब फटफट की आवाज आती है तो वहां कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। बात समझ में आ गई। यानी पहला प्रश्न तो था कि लवण कैसे बनता है, तो हमने 2 अणु लेकर के क्षार के लवण बना लिया। दूसरा प्रश्न था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका पता कैसे चलेगा, तो हमने साबुन का विलयन लिया और हमें पता चला कि वहां फटफट की आवाज आ रही है जब हमने बुलबुलों के पास अपनी मोमबत्ती लगाई। तो बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन गैस का भी पता चल गया। तो अब हमें इस प्रयोग से क्या क्या प्रेक्षण मिलते हैं भाई, तो देखो प्रेक्षण, और ये रही आपकी अभिक्रिया कि जिंक जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और आपको क्या दिया था, हाइड्रोजन गैस। प्रेक्षण में क्या मिलता है, लवण का निर्माण हुआ है और इस लवण का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। बोलो मेरे साथ, सोडियम जिंकेट। दूसरा क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस निकली है। क्या निकली है भाई, हाइड्रोजन गैस। पर होता क्या है कि ये अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, क्योंकि हमने और आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, ठीक। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऊपर वाली धातुएं हैं वो तो अधिक क्रियाशील है, वो तो जल्दी क्रिया कर लेती हैं, लेकिन नीचे वाली जो धातुएं हैं वो क्रियाशील नहीं है, वो जल्दी क्रिया नहीं करती। तो जब भी क्षार धातु से क्रिया करता है तब आपको क्या देगा, लवण और हाइड्रोजन देगा। इसको कर लीजिए आप स्टार मार्क, क्योंकि ये क्या करना है, याद रखना है। तो जब भी क्षार धातु से अभिक्रिया करेगा तब हमको क्या देगा, लवण और हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। भाई पहली तो थी धातु के साथ, अब करेंगे क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो हमारा प्रयोग आ गया है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक। किससे करनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और बताना है कि क्या प्रेक्षण आपको मिलता है। भाई ये अभिक्रिया हम करवा चुके हैं, कैसे भाई, आपको याद हो तो हमने ऐसी अभिक्रिया कराई थी कि हम क्या करेंगे, बिना बुझा हुआ चूना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम जल से अभिक्रिया कराएंगे ना, जल डालते ही क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा चूना। जैसे ही चूना बुझेगा तो हम क्या करेंगे, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करेंगे और उस प्रवाह से क्या होगा, हमारे पास एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण होगा, जो कि क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। और हमने ऐसा कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है, सुनोना संगमरमर खड़िया, यानी आप जो बत्ती से काम करते हो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का
एक रूप है। बात समझ में आ गई? तो चलो करा लेते हैं अभिक्रिया में क्या है। हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, साथ में कौन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, आपका मार्बल है। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब देखो ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। इस विलयन में आप प्रवाहित करोगे CO2, तो जैसे ही CO2 का प्रवाह कर दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। तो प्रेक्षण में क्या है, आपको मिला है श्वेत लवण। भाई ये श्वेत कलर का होता है ना, श्वेत रंग का है, तो श्वेत लवण क्या हो गया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, और आपका क्या हो गया है, जल हो गया है। बात समझ में आ गई? यानी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया हुई तो हमें निष्कर्ष में क्या मिला है, लवण और जल। तो एक बात बताओ बच्चों, जब अम्ल ने क्षार से अभिक्रिया करी थी तब भी तो लवण और जल ही दिया था। भाई जब अम्लों की अभिक्रिया हमने क्षार से करवाई थी तब क्या मिला था हमें, लवण और जल। यहाँ आप देखो कि क्षारक जो है वो अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है। ये कौन है, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक, तो मिल क्या रहा है, लवण और जल। इसका मतलब इसकी ये किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, अम्लों के जैसा काम कर रहा है, इसलिए आपको क्या मिला है, लवण और जल। तो है तो अधात्विक ऑक्साइड और काम कैसा कर रहा है, अम्लों के जैसा। तो प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय प्रकृति हो गई। तो अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी अभिक्रिया, आपकी क्षार की अम्ल से अभिक्रिया। अब देखो, अम्ल की क्षार से करा दो या क्षार की अम्ल से करा दो, एक ही बात है। आप चक्कू को खरबूजे पे गिराओ या खरबूजे को चक्कू पे, कटता कौन है भाई, खरबूजा ही। तो चलो भाई, अम्ल की अगर क्षार से कराओगे और क्षार की अगर अम्ल से कराओगे तब भी आपको जो उत्पाद है वो क्या मिलेगा, लवण और जल। और जब ये अभिक्रिया होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई भाई? तो देखो, जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो आपको किसकी प्राप्ति होगी, लवण और जल की। क्लियर है? चले आगे। तो चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया। जलीय विलयन में क्षारक यानी जलीय विलयन, जो जल का विलयन है या जो जल है उसमें आपने क्षार डाला है, तो अब क्या हो रहा है, बात करते हैं प्रयोग की। प्रयोग कहता है कि जल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर क्या प्रेक्षण हमको प्राप्त होते हैं। देखो, जब अम्लों की अभिक्रिया कराई थी तो क्या मिला था, विलयन में H+ आयन मिला था। तो आप क्षार की करा रहे हो तो विलयन में आपको क्या मिलना चाहिए भाई, आपको मिलना चाहिए OH- आयन मिलना चाहिए, और साथ में कोई भी धनायन आपको मिल सकता है। तो जब हमने NaOH लिया तो देखिएगा यहाँ पर आपको Na क्या मिला है, धनायन के रूप में मिला है। KOH लिया है हमने तो K आपको क्या मिला है, धनायन के रूप में मिला है। अब कर लेते हैं हम प्रयोग। तो प्रयोग में हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, इस बीकर में रबड़ का डॉट लगाएंगे और 2 कीले जो हैं वो लगा देंगे। डाला क्या है हमने, तनुक्षारीय विलयन इसके अंदर डाला है और परिपथ का निर्माण कर लिया है। अब क्या होगा, जैसे ही परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, हमारा ये जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो तनुक्षारीय विलयन है इसने क्या किया है, आपका जो OH है उसको क्या कर दिया है, फटाफट से दे दिया है। तो विलयन में OH- आयन की वजह से परिपथ में क्या हुआ, धारा का प्रवाह हुआ और ये जो बल्ब है वो क्या हो गया, जल गया। परिपथ के साथ साथ तुम्हारी भी ट्यूबलाइट जली कि नहीं, इसकी तो जल गई है। बात समझ में आ गई? तो प्रेक्षण हमको क्या मिलता है भाई, बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अब जब बल्ब प्रकाशित हुआ इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत का चालन हुआ है। और क्षारों में कौन है, OH- आयन के साथ आपको क्या मिलता है, धनायन मिलता है। जो भी क्षार आप लोगे उसका धनायन आपको
मिल जाएगा। जैसे कि हमने बात करी थी NaOH, तो आपका Na प्लस और OH माइनस, KOH में आपका K प्लस और OH माइनस। ठीक है भाई, अगला देखिएगा तीसरे नंबर पर MgOH का होल ट्वाइस है, इसलिए आपको Mg प्लस 2 और 2OH माइनस मिला है। देखिए घबराइए नहीं, इसे खोल लीजिए, ये हो जाएगा MgOH। अब ये देखो 2 है ना ये, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चले आगे, चलिए अगला देखते हैं। निष्कर्ष क्या मिलता है कि जल में क्षार का विलयन क्या कर रहा था, विद्युत का चालन कर रहा था, क्योंकि बल्ब क्या हो गया था, जल गया था। बात समझ में आ गई भाई? अम्लों में भी यही हुआ था कि बल्ब क्या हो गया था, प्रकाशित हो गया था। क्षार विलयन में OH माइनस आयन को उत्पन्न करते हैं। नोट कहता है आपका कि जल में घुलनशील क्षारक को आप क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और ये कब पढ़ा था, पहली हमने कक्षा में या पहले भाग में हमने इसको पढ़ लिया था कि भाई जो क्षारक है आपका वो 2 भागों में विभाजित होगा, जल में घुलनशीलता के आधार पर। पढ़ा था कि नहीं? जो जल में घुल जाएंगे वो एल्केली हो जाएंगे, जो नहीं घुलेंगे वो अघुलनशील हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? हमने उदाहरण भी इसके देखे थे। भाई आपका क्या था भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो विलयशील था, पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयशील नहीं था। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया निष्कर्ष से? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे क्षारों की सांद्रता के विषय में। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, कितना गाढ़ा है, अणु कितने पास पास हैं या परमाणु कितने पास पास हैं। और तनु यानी पतला कर दो तो पता चलेगा कि भाई अणु कितने दूर दूर हो गए। समझ में आ गई बात? अब अगर हम आपसे कहते हैं कि हमने क्षार का जलीय विलयन बना दिया, इसका मतलब हमने बड़े सारे बीकर के अंदर क्या किया है, कुछ बूंदे क्षार की डाली है, इसलिए क्षार का क्या बन गया है, जलीय विलयन। अब एक बात बताओ, आपने 1 गिलास क्षार लिया, उसमें तो कितने ज्यादा अणु पास पास होंगे, और 5-6 बूंदे आपने एक बड़े बीकर में डाल दी जिसमें जल था। अब उसमें आपने 5-6 बूंदे डाली। अब मुझे बताओ ज्यादा सांद्र यानी ज्यादा गाढ़ा यानी अणु ज्यादा पास पास किस में है, गिलास में है या बीकर में है? तो भाई गिलास में अणु ज्यादा पास पास है, गिलास में क्या है, सांद्र है। और आपके बीकर में क्या है, सांद्र नहीं है, वहां क्या है, तनु है। जब ऐसा होता है तो आपका क्या होता है, OH माइनस आयन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। भाई तनु में क्या होगा, OH माइनस आयन कैसे होंगे, कम होंगे। सांद्र में क्या होगा, OH माइनस आयन कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। तो क्षार में जब आप जल मिलाते हो तब क्या होता है, OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो कैसी हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। ये हमने अभी देखा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अब एक बात आप मुझे बताओ कि हम क्या करें, हम क्या करते हैं, एक बड़ा सारा बीकर लेते हैं, ठीक है, और उस बीकर में हम क्या कर रहे हैं, जल भर दिया हमने, ठीक है। अब एक और बीकर लो और उसमें क्षार भर दो खूब सारा। इस अभिक्रिया को ऐसे समझते हैं हम कि हमारे पास एक बीकर है, ये रहा बीकर, और हमारे पास ये दूसरा बीकर है, ठीक। अब क्या करना है, यहां पर हमारे पास एक गिलास है, ठीक है भाई, और यहां पर हमारे पास दूसरा गिलास है, ठीक। अब क्या करना है, इस ग्लास में तो हमको डालना है क्षार और इस ग्लास में हमको डालना है जल, ठीक है। अब ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, क्षार या फिर हम यहाँ पर अम्ल भी ले सकते हैं ना, दोनों चीजों के द्वारा हम इसे समझते हैं। तो हमने क्या करा है, ये A और B बीकर है। अब ये क्षार है, इसका मतलब A के अंदर कौन है, जल है। अगर गिलास में जल है इसका मतलब B में कौन है, या तो आपका अम्ल है या तो आपका क्षार है। बात समझ में आ गई? देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, हमने इसको पूरा भर दिया है जल से, ठीक है भाई, ये भर दिया हमने जल से, ठीक है। अब हम B वाले में अम्ल या क्षार जो भी आप डालेंगे वो भी डाल देते हैं। ये हमने डाल दिए हैं अम्ल और क्षार में से कोई भी एक, पहले चाहे अम्ल डाल लीजिएगा और फिर क्षार डाल लीजिएगा, या पहले क्षार डाल लीजिएगा
और फिर अम्ल डाल लीजिएगा। बात समझ में आ गई भाई? चलिए अब करना क्या है कि एक जो बीकर है आपका, इसमें आपको ये जो क्षार या अम्ल है इसकी कुछ बूंदें आपको डालनी है। तो ये हमने ले लिया है ड्रॉपर और हम इससे डाल रहे हैं कुछ बूंदें। तो ये आ गई हमारी कुछ बूंदें, ठीक। और यहाँ पर क्या है, जल। तो ये फिर से हमने ले लिया है ड्रॉपर, ठीक, ये ले लिया हमने ड्रॉपर, ठीक है। अब और इससे हम क्या डाल रहे हैं, कुछ बूंदें हम डाल रहे हैं, ये डाल। बात समझ में आ गई? अब आप देखो कि कौन सी प्रक्रिया ज्यादा उपयोगी है। तो भाई आपने क्या किया, जब जल के अंदर आपने अम्ल या फिर क्षार को डाला तो प्रक्रिया संपन्न हो गई आराम से, कोई नुकसान किसी को भी नहीं हुआ। लेकिन आपने जब इसके अंदर क्या ले लिया है, क्षार ले लिया या अम्ल ले लिया, और जब जल की बूंदें इसके अंदर डाली तो क्या हुआ है, बहुत तीव्र प्रवाह के साथ क्या हुआ है, गैस यानी बहुत तीव्र प्रवाह के साथ ऊर्जा निष्कासित हुई है। और इस ऊर्जा से क्या हो सकता था, आपकी जो त्वचा है वो जल सकती थी। क्योंकि क्या हुआ है भाई, जल तो शांत होता है पर अम्ल और क्षार तो शांत नहीं होते। तो जब भी ऐसा होगा कि आप अम्ल में या क्षार में जल डालेंगे कुछ बूंदों के रूप में, तो ये तो कौन है भाई, गाढ़ा है, सांद्र है, पास पास है अणु, और आप जल के कुछ बूंदे डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, तीव्र गति से बाहर निकलेगी, और इतनी बाहर निकलेगी कि आप जल भी सकते हैं। तो जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो क्या होती है भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ गई? तो कभी भी हमको ये वाली प्रक्रिया नहीं करनी है। जब भी हमको अम्ल और क्षार को तनु करना है, हम ये वाली प्रक्रिया ही करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? यानी क्या करना है, बड़े सारा बीकर लेना है और बीकर में क्या करना है, जल डालना है और उसमें कुछ बूंदें डालनी है अम्ल या फिर क्षार की। उससे क्या होगा, ये जो जलने का खतरा है वो हमारा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्योंकि अगर आपने क्षार डाला तो OH- आयन की सांद्रता में कमी होगी, और अम्ल डाला तो H+ आयन की सांद्रता में क्या होगी, कमी। अब हमने देखा कि क्षार भी अभिक्रिया कर रहे हैं और अम्ल भी अभिक्रिया कर रहे हैं, और तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें अम्ल और क्षार क्या करेंगे, समान उत्पाद देंगे। यानी अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार में क्या क्या समानताएं हमारे पास होती हैं। तो भाई देखो, आपका अम्ल जो है धातु से क्रिया करता है तो क्या देता है, लवण और हाइड्रोजन। तो क्षार भी जब धातु से क्रिया कर रहा है तो क्या दे रहा है, लवण और हाइड्रोजन। बोलो मेरे साथ भाई, अम्ल ने धातु से क्रिया करी तो क्या मिला, लवण हाइड्रोजन। क्षार ने धातु से क्रिया करी तो क्या मिला, लवण हाइड्रोजन। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, लवण और जल। तो क्षार और अम्ल भी जब क्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, लवण और जल। खरबूजे पे चाकू या चाकू पे खरबूजा। बात समझ में आ गई? अम्ल में अगर जल डाला, अभी हमने पढ़ा, तो क्या होगी, वो ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, एग्जिट होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्षार में अगर जल डालोगे तब भी सेम ही प्रक्रिया आपके पास आएगी। तो ये क्या है, अम्ल और क्षारों में समानता। अब हम देखेंगे कि हमने इस वीडियो से क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने रासायनिक गुण पढ़ लिए क्षारों के, उनकी अभिक्रियाएं पढ़ ली, प्रेक्षण, निष्कर्ष, प्रयोग सब पढ़ लिया, और हमने अम्ल और क्षारों में समानता भी पढ़ ली कि क्या क्या समानता होती है। अब कर लेते हैं हमारा दोहरान। और दोहरान में क्या है कि जब क्षार धातु से क्रिया करता है तो क्या देता है, जल्दी बोलो मेरे साथ, लवण देता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्षार अधात्विक ऑक्साइड और अम्ल दोनों के साथ जब क्रिया करता है तो आपका लवण प्लस क्या देता है, जल देता है भाई। तभी तो हमने कहा था कि ये जो अधात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय हो जाती है।
कैसी होती है भाई? अम्लीय होती है। क्षार जल के साथ जब क्रिया करता है तब क्या देता है? आपका OH माइनस आयन देता है। और हमने प्रयोग से देखा था कि ये जो जल में क्या होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वो विद्युत के चालक भी होते हैं। बल्ब हमारा कैसा हो गया था? प्रकाशित हो गया था। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है? क्षार धातु से क्रिया करके क्या प्रदान करते हैं? तो भाई विरंजक चूर्ण देते हैं, धातु कार्बोनेट देते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, या धातु ऑक्साइड देते हैं? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या देते हैं। तो भाई वो देते हैं लवण और हाइड्रोजन। क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। निम्न अभिक्रियाओं को पूरा करें। वीडियो को कर दो पॉज और अभिक्रियाओं को करा करके देखो कि क्या उत्पाद आपको मिल रहा है। भाई क्षार धातु से अभिक्रिया करके आपको देता है लवण और क्या देता है भाई? हाइड्रोजन गैस देता है। और आपके पास कौन है? क्षार अभिक्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हम क्या करेंगे? इसके 2 अणु ले लेंगे और आपकी अभिक्रिया कराएंगे CO2 के साथ। तो हमारे पास क्या बनने वाला है? K2CO3 और साथ में क्या बनेगा? आपका जल बनेगा। ये देखिएगा अभिक्रिया। क्लियर हो गया है? सबका यही बना है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्षार कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल देते हैं। सत्य है या असत्य बोलिएगा? तो भाई सत्य कथन है, बिल्कुल क्षार यही काम करते हैं। अब आपको करना क्या है? इस वीडियो में आई हुई अभिक्रियाओं को लिखकर देखना है, प्रयोगों का दोहरान करना है, अभिक्रियाओं को याद करना है, रटना नहीं है। चलिए, धन्यवाद।